हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 9th। चैप्टर है हमारा आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 से आज क्या है हम अपनी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। कि जो डिस्टेंस है ना किसी एक कोड का, ये हमारी एक कोड हो गई ए बी। बताया था कोड क्या होती है, कोड वो लाइन सेगमेंट होती है जो क्या करती है सर्कल के दो एंड यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को क्या करती है ज्वाइन करती है, वो हमारी कोड होती है। तो ये कोड हो गई जिसकी लेंथ कितनी हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसी को लिख लीजिए कि गिवन क्या हमारी ए बी है 16 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, कि इस कोड का जो डिस्टेंस है ना कहां से, सेंटर से, ये सेंटर हो गया। इस कोड का ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये हमारा कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने ये भी लिख लिया, यानी कि ओसी हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब हमें कह रहा है रेडियस बता दो इस सर्कल का क्या होगा। अगर मैं इसको ओ को ए से ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस ही तो है, हमारा हो जाएगा ना रेडियस। तो हमें क्या है ओ ए को यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है कि ओ ए कितनी हमारी लेंथ में होगी। तो ये कोड की हमारी जो लेंथ वो पूरी है, यहां से लेके यहां तक दी गई हमें 16। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि एज हमें पता है ओसी हमारी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और हमें एक बात का और पता है, ऑल्सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ऑल्सो वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। वो हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा किसको, कोड को। अगर हम कभी भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते किसी एक कोड पे, तो वो हमेशा उस कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब AC हमारी इक्वल हो जाएगी किसके, BC के, और दोनों AB का हाफ हो जाएंगे, यानी कि दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे 16 का हाफ यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये हमारी AC कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे पता है ये परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOC हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कौन होती है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका मतलब AO का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों। अब परपेंडिकुलर कौन है, OC, और बेस कौन है, AC। तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो मेरा क्या है, रेडियस है, और OC कितनी है मेरी, 6 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है मेरी, 8 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का 36, और 8 का कितना होता है बच्चों, 64 होता है। हो गया ये भी। अब ये हमारा टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमें पता है 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 हमारा होता है 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमारा जो रेडियस आएगा ना यहां पर, वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब इस सर्कल का जो रेडियस रहेगा ना, वो कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड था, तो हमने ये सोल्व कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमें कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक है, पहली बात देखो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना। और उसकी साइड्स दे रखे हैं 5, 5, 12, 12 यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया।
तो ये कह रहा है कि उसकी साइड्स दी गई हैं 5 है, 5 है, 12 है, 12 है, चारों साइड दे रखी है। अगर मैं ध्यान से देखूं, दो साइड्स का मेजर यहां पर इक्वल है और इन दो का आपस में इक्वल है। पहली बात, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनमें ये सब पॉसिबल है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो ऐसे हमारे पैरेललोग्राम हो सकता है, ऐसा हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, या ऐसी फिगर हमारी कौन हो सकती है? काइट हो सकती है। ये तीन है ऐसे पॉसिबल। अगर मैं ऐसे देखूं, काइट ऐसे हो सकती है, ऐसे, ये 5, ये 5, ये 12, ये 12 हो सकती है कि नहीं हो सकती है बच्चों? और हमें पता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं कितने पे? 90 पे। ये भी हमें पता है, ये 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ, ये 5 है और ये 12 है, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये साइड कितनी आएगी? 13 आएगी। इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 90। और ये कितना हो जाएगा? 90। अगर ये 90 बन गया तो ये अपने आप पता किस पे आ जाएगा? एक रेक्टेंगल पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? एक रेक्टेंगल पे। अगर मैं इसको देखूं, मैं तो कहूंगा कि पैरेललोग्राम है। कोई नहीं, हमने इसको पैरेललोग्राम मान लिया। अब ये साइड मेरी 5 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी एक पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर ड्रॉ ही करके दिखा दो, कभी नहीं कर पाओगे। चाहे कुछ भी कर लेना, कभी पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर ड्रॉ ही नहीं हो सकता। और गिवन क्या है कि ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें पता है ए पैरेललोग्राम रेक्टेंगल is the only parallelogram that inscribed in a circle, जो एक सर्कल के अंदर क्या किया जा सकता है? इंस्क्राइब्ड किया जा सकता है। और ये हमारे डायग्राम क्या है? ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग चलें तो एज पर डायमेंशन either the quadrilateral is a rectangle, parallelogram or kite, but for a cyclic it is a rectangle। अगर साइक्लिक है, अगर ये साइक्लिक है तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या ये कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन है? 5 और 12 है। तो 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60 स्क्वायर सेंट। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वर्ड यूज किया है। तो ये हो जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एरिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्रॉइंग इट्स सर्कम सर्कल। यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना, हमें कंसीडर करना है, उसका सर्कम सर्कल पहले ही नहीं ड्रॉ करना है, नहीं करना है। अब ये कह रहा है हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड। यानी कि कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ किए बिना ये पता लगाना है कि उसका जो सेंटर होगा वो इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल होगा या आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल होगा। ये बेटा जब हमने चैप्टर शुरू किया था ना, तब हमने ट्रायंगल के पढ़े थे। सर्कम सेंटर याद होगा कि स्केलन का, आइसोसेल्स का, इक्विलेटरल का, लेकिन इस बार इन्होंने क्वाड्रिलेटरल का ही पूछ लिया है। अब मैं वैसे एक रफली आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब 180 के लिए मुझे प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रफली ड्रॉ करके कैसे ही समझा देता हूं। मैं मान लेता हूं ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया मैंने एक, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका सर्कम सेंटर जो होगा ना, वो इसके अंदर आएगा या बाहर जाएगा, कहां जाएगा?
तो देखो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, वी फाइंड द सेंटर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल without drawing its circumcircle by drawing perpendicular bisector of any of the two sides, कोई भी ऑफ एनी ऑफ द टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का आप क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, एंड वेयर द परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट, और जहां पर वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एक सेकेंड, जहां पर भी अब ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, दैट्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक इस लाइन का निकालना है तो हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इधर रखा कंपास को, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको यहां पर ज्वाइन करूंगा ना बच्चों ऐसे, तो ये लाइन जो आएगी ना इस पे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आएगी, आपको दिख भी रही होगी 90 पे है, और ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। उसके बाद मैं इसका कैसे ड्रॉ करूंगा, हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब इसको भी ज्वाइन कर देंगे यहां पर ऐसे ही, ऐसे। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां काट रहे हैं, यहां काट रहे हैं, यानी कि ये क्या हो सकता है, इसका सेंटर हो जाएगा। मैंने रफ ड्रॉ किया है, अगर इनका सम 180 आ जाएगा ना, तो ये आप यहां पर कंपास रखना, किसी भी एक वर्टेक्स पे क्या करना, वो पेन या पेंसिल को रखना, और जब आप रोटेट करेंगे ना तो वो सर्कल इसके चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आपके पास कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और बिना सर्कल ड्रॉ किए आपको उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, तो सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो क्या होता है कि इन चार में से कोई भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, और जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और इस तरह से हम इजीली वहां पर क्या कर सकते हैं, सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब ठीक है, वैसे इस पे स्टार लगा हुआ है और आपकी बुक में आगे दे रखा है कि स्टार वाले क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी, उस पुरानी एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो यहां पर अब इसको देखते हैं क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर इसने बोला है कि व्हेन टू कोड्स इंटरसेक्ट, जब कभी भी कोई दो कोड इंटरसेक्ट करती हैं, ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू टू लाइन सेगमेंट्स, तो दोनों की दोनों कोड क्या है, दो लाइन सेगमेंट्स में बट जाती हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है हमें पता है, वो लाइन जिनके दोनों एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स होती हैं। अब ये कह रहा है शो दैट इफ द इंटरसेक्टिंग कोड्स आर इक्वल लेंथ, अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो इंटरसेक्टिंग कोड्स है ना, इनकी जो लाइन सेगमेंट्स आई हैं वो क्या आई हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट्स जो आई हैं वो क्या आई हैं, इक्वल आई हैं।
ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और एक चीज गिवन भी दी गई हमें, वो क्या कि कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये हमारी कोड्स क्या होंगी, लेंथ में इक्वल होंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दो कोड यहां पर क्या इस तरह से ड्रॉ कर दी बच्चों। एक कोड ये रही और दूसरी कोड मेरी क्या है, ये रही, कुछ इस तरह से। ये इस सर्कल का क्या है, यहां पर सेंटर है, ये सेंटर है। अब यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है कि ए बी हमारी इक्वल है किसके, सी डी के। बच्चों फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से समझना। ये दोनों कोड हमारी क्या दे रखी, इक्वल दे रखी है। अब जैसे इन दोनों कोड ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर 4 लाइन सेगमेंट बन गई। ए लाइन सेगमेंट कौन सी होगी हमारी, ए ई, दूसरी क्या हो गई, सी ई। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल। फिर इधर क्या बन गई मेरी, बीई, और ये क्या बन गई, ईडी। तो ये आपस में इक्वल होंगी, यही हमें प्रूफ करके यहां पर दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, यहां पर कंस्ट्रक्शन की क्या कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे कर दिया एफ, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे जी। ये परपेंडिकुलर है हमारे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, पहले टू प्रूव लिख देते हैं कि प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ई इक्वल आएगी सी ई के, और दूसरा हमें प्रूफ करके दिखाना है बी ई इक्वल आएगी डी ई के। ये हमें प्रूफ करके दिखाने हैं। तो इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी कि हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ओ एफ किस पे, ए बी पे, और दूसरा हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ जी किस पे, सी डी पे। ये हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और यहां से इसको क्या कर दिया, ई को ज्वाइन कर दिया ओ से, और ज्वाइन कर दिया ओ एंड ई को। ये हमारे हो गए। अब हम यहां पर प्रूफ देखते हैं कि क्या प्रूफ हो सकता है। सबसे पहली बात बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, हमें पता है कि जो हमारी कोड्स होती है ना, कोड्स अगर वो लेंथ में इक्वल हैं, याद आई थ्योरम, लेंथ में अगर वो इक्वल है तो हमेशा इक्वी डिस्टेंट पर होंगी। कहां पर होंगी, इक्वी डिस्टेंट। एज वी नो दैट इक्वल कोड्स लाइज एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर हमारी कोड की लेंथ इक्वल है ना, तो सेंटर से इनका जो डिस्टेंस होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर ओ एफ इक्वल है ओ जी के। ये हमने लिख दिया, ओ एफ इक्वल है ओ जी के। दूसरी एक और बात पता है हमें, ऑल्सो वी नो दैट, हम और भी क्या जानते हैं, इस क्वेश्चन में देखना थ्योरम्स का ही यूज है। ऑल्सो वी नो दैट कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ टू द कोड always bisect the code, always bisect the code। वो हमेशा कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना सेंटर से, तो वो हमेशा कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ओ, ये हमारा बी एफ इक्वल है किसके भाई, एफ ए के। दूसरा दोनों किसके इक्वल हैं, ए बी का हाफ। और उसी तरह जी डी इक्वल है किसके बच्चों, जी डी जी सी के। और दोनों किसके इक्वल हैं, सी डी का हाफ है ना। अब एक बात समझते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं कहूं कि ये मेरी 10 सेंटीमीटर लेंथ में, तो ये भी 10 होगी सी डी, दोनों ही 10 होगी। और ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इधर का पार्ट कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो इधर का भी 5 है ना, इधर का भी 5 हो जाएगा सी जी, और ये जी डी भी 5।
तो अगर मैं बात करूं इसका मतलब ये चारों के चारों पार्ट क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, GD इक्वल GC। क्यों? बिकॉज AB बराबर है CD के। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, ये चारों FB इक्वल होगी FA, CG और GD, ये वो हमने प्रूफ कर दिया है ना। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, दो ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल EOF एंड ट्रायंगल EOG। मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए, आपको दिख भी रहे होंगे, EOF और EOG। ये हमने दो ट्रायंगल यहां पर क्या ले लिए। अब मैंने आपके लिए डायग्राम अलग से बना लिया बड़ा बड़ा, ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। अब यहां पर सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये एंगल मेरा 90 है तो ये भी क्या है, 90 है। लिख सकते हैं EFO इक्वल है EGO के। क्यों? दोनों 90 हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे। 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि EO इक्वल है EO के। दोनों के लिए कॉमन है ये, यानी कि दोनों की हाइपोटेन्यूस क्या है, इक्वल है। तीसरा क्या लें, तीसरा तो अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया क्या, कि हमारे ये जो होती है ना इक्वल कोड हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, यानी कि OF कितने किसके इक्वल हो जाएगा, OG के। तो ये भी लिख सकते हैं OF इक्वल हो जाएगा OG के। क्यों हो जाएगा, हमने ऊपर अभी प्रूफ करा है, ये कर रखा प्रूफ, ठीक है। दोनों हमारी क्या आ गई थी, इक्वल आ गई थी, OF इक्वल आ गई थी OG के, ठीक है। हमने रीजन भी दे रखा वहां पर। तो मैं लिख सकता हूं देन ट्रायंगल EOF कॉन्ग्रुएंट है किसके बच्चों, EOG के। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, RHS। क्यों? राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई एक साइड। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गए। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइन ज्वाइन करते हैं ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को, तो यहां पर दो एंगल बनते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं, ये कई बार प्रूफ करना आ जाता है। तो ये भी लिख ही देते हैं। अब मैं लिख ही सकता हूं FEO किसके को लाएगा, GEO के। क्यों? बाय CPCT, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गए। अब यहां पर बात करते हैं, तो एक बात बताओ बच्चों, ये जो हमारी एक आगे का लिया एक पीछे का, यानी EF, एक आगे का एक पीछे यानी कि EG। तो EF और EG ये भी लेंथ में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों? बाय CPCT। अब ध्यान से समझना बच्चों, मैंने माना AB मेरी 10 सेंटीमीटर है, तो CD भी 10 होगी। और ये क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये मेरी 5 है यहां से यहां तक, तो इधर वाली भी क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि बाइसेक्ट हो रखी है। तो ये भी क्या थी, मेरी 5 थी। क्यों? दोनों कोड इक्वल थी लेंथ में, और ये भी क्या थी, मेरी 5 थी, तभी तो 10-10 हुई। अब मैंने प्रूफ कर दिया, ये जो मेरा पार्ट है ना इतना, ये वाला EF इक्वल है किसके, EG के, ये मैंने इक्वल कर दिया है। अब मैं कहता हूं ये मेरा पार्ट सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, होगा ही नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर का सब कुछ भूल जाओ, ये पूरी लेंथ BE किसके इक्वल है, BF प्लस FE। जोड़ के देखो 5 + 2 कितने हो गए बेटा, 5 + 2 7। ऐसे इधर जोड़ के देखो, ये ED कितनी हो जाएगी, ये 5 है, हमने प्रूफ कर रखी है, और प्लस ये 2 आई है, तो 5 + 2 कितने हो गए, 7। यानी कि ये दोनों ही लेंथ कितनी आ रही है, 7 आ रही है। अगर मैं कभी भी दो इक्वल चीजों में इक्वल ही ऐड कर दूं, तब भी वो इक्वल ही रहते हैं। जैसे 5 इधर है, 5 किसके इक्वल होगा, 5 के। अगर मैंने इधर 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दूं, तो दोनों इक्वल ही रहेंगे ना बच्चों, ये थोड़ी कि छोटे बड़े हो जाएंगे। तो अगर मैं EF में ऐड कर दूं BF को, और EG में ऐड कर दूं GD को, ये दोनों आपस में इक्वल है, लिख भी देंगे BF इक्वल है GD के। क्यों है, क्योंकि हमने यहां पर प्रूफ कर रखा है, ये देखो है ना, BF इक्वल है GD के, तो हमने ये इक्वल कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये तब भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और ये दोनों तो इक्वल हैं। तो ये हमारा BF प्लस FE क्या बन गया, पूरा BE बन गया। क्या बन गया, BE बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा।
और ये हमारा EG प्लस GD क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ED। ये भी हो गया। तो पहला तो हमें यही प्रूफ करना था ना, देखो कि हमें प्रूफ करना था BE इक्वल आएगा DE के, तो ये हमने लिख दिया BE इक्वल आएगा DE के, ये तो हो गया प्रूफ। अब दूसरा प्रूफ करना है कि AE किसके इक्वल है, CE के, ये प्रूफ करना है। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 है, और ये कितनी है मेरी, 7 है। तो 10 में से 7 गए तो ये कितना बचेगा, 3। उसी तरह ये पूरी भी कितनी थी, 10 थी, और यहां तक कितनी आई है, यहां से यहां तक 7, तो 10 में से 7 गए तो ये भी कितना बच गया, 3 हो जाएगा ना इक्वल। फिर से वही बात, अगर मैं दो इक्वल में से इक्वल को ही माइनस करता हूं तब भी वो क्या रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं ना। तो AB में से BE माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, AE बचेगा, और CD में से ED माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, CE बचेगा। और इस तरह से हम इनको क्या है, प्रूफ कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था पुरानी NCERT में, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। एक दो बार इसको लिख के देखना, पॉज करो वीडियो और लिख के देखो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।